गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? मैं हूं राम कुमार रघुवंशी और आज हम पढ़ने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर 1 का एक टॉपिक है कूलॉम्स लॉ। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम समझेंगे कूलॉम्स लॉ क्या होता है और इसी के साथ आपको बताऊंगा मैं कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी क्या होते हैं। तो ये टॉपिक आज डिस्कस करेंगे। एक टॉपिक और आता है कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। उसका हम एक सेपरेट लेक्चर देखेंगे क्योंकि उसमें मुझे आपको थोड़ा सा वेक्टर के बारे में पढ़ाना पड़ेगा, है ना। तब मैं आपको बता पाऊंगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। चलिए ठीक है, तो हम समझते हैं भाई कूलॉम्स लॉ क्या होता है। तो आपने अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा फिजिक्स से क्लास 12th का, तो स्टार्टिंग यहीं से करते हैं। तो कूलॉम्स लॉ एक अच्छा टॉपिक है और आपको आता भी होगा। नहीं आता है तो आप समझिए। देखिए, कूलॉम्स लॉ के बारे में अगर हम बात करें तो कूलॉम्स लॉ आपको क्या बताएगा। सीधी सी बात है कि आपके पास टू चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये दो चार्ज पार्टिकल हमेशा क्या करते हैं, या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे। और कूलॉम्स लॉ आपको बताएगा कि ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्सन है, इसकी वैल्यू क्या होती है, इस फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन की बात मैं अभी नहीं करूंगा। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आपको डायरेक्शन बताऊंगा। लेकिन थोड़ी सी हिंट मैं आपको देता हूं। देखो कि जैसे मान लीजिए कि हमारे पास टू चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो ये मान लो आप कि हमारे पास टू चार्ज पार्टिकल्स हैं। एक मान लेते हैं Q1 और दूसरा हम मान लेते हैं Q2। और दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम मान लेते हैं R। इतना तो क्लियर है। ये दोनों चार्ज पार्टिकल किसी भी मीडियम में रखे हो सकते हैं, वैक्यूम में हो सकते हैं या कोई दूसरा मीडियम हो सकता है, वो हम समझेंगे। बट मान लो कभी कहीं भी किसी भी मीडियम में रखे हुए दो चार्ज पार्टिकल हैं, Q1 Q2, बीच का डिस्टेंस R है। पॉसिबिलिटी देखो ये है कि ये दोनों चार्ज हो सकता है कि दोनों चार्ज कैसे हों, पॉजिटिव चार्ज हों। ये भी हो सकता है कि दोनों चार्ज कैसे हों, नेगेटिव हों। या फिर ये हो सकता है कि एक चार्ज पॉजिटिव और दूसरा चार्ज नेगेटिव हो। और कुछ पॉसिबल है नहीं। या तो दोनों चार्ज पॉजिटिव या दोनों चार्ज नेगेटिव। अच्छा, जब दोनों चार्ज पॉजिटिव होते हैं या फिर दोनों चार्ज नेगेटिव होते हैं, इन्हें हम क्या बोलते हैं, लाइक चार्ज। क्या बोलते हैं बच्चे? लाइक चार्ज बोलते हैं इनको। और जब दोनों चार्ज एक जैसे ना होकर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है, तो उसे हम बोलते हैं अनलाइक। ये होते हैं अनलाइक चार्ज। और आपने पढ़ा होगा कि लाइक चार्ज हमेशा क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो ये लाइक वाले क्या करेंगे, रिपेल। और अनलाइक वाले क्या करते हैं, अट्रैक्ट। ये करेंगे अट्रैक्ट। चलें, क्लियर है बात। तो मान लो कि अगर ये दोनों चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि लाइक चार्ज है, तो रिपेल करते हैं। रिपेल का मतलब क्या होता है, जैसे ये दो चार्ज हैं, तो ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो इस चार्ज पे फोर्स लगेगा इस तरफ, यानी इससे दूर जाना चाहेगा। और जब ये वाला चार्ज इसको रिपेल करेगा, तो ये इस पे कैसा फोर्स लगाएगा, जिससे ये दूर चला जाए, यानी ये इस तरफ फोर्स लगा देगा। तो रिपेल का मतलब होता है दूर भेजना, तो ये क्या करेंगे, रिपेल कर देंगे। अच्छा, अट्रैक्ट का मतलब क्या होता कि अट्रैक्ट मतलब दोनों एक दूसरे को खींच रहे होते, तो ये वाला जो चार्ज है वो इसको अपनी तरफ खींचता और ये चार्ज इसको अपनी तरफ खींचता। तो ये क्या होता, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता। तो डायरेक्शन तो आपको समझ में आ ही गया है कि अगर दोनों चार्ज पॉजिटिव होंगे तो रिपेल करेंगे। और रिपेल का फोर्स लगता है जैसे Q1 Q2 को इस तरफ रिपेल कर देगा और Q2 Q1 को इस तरफ रिपेल कर देगा। ये तो रिपेल वाला केस हुआ। कौन सा, रिपेल। दूसरा क्या होता है, अट्रैक्ट। अट्रैक्ट में क्या होता है, Q1 Q2 की तरफ अट्रैक्ट होता है और Q2 Q1 की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो ये होता है अट्रैक्शन वाला केस। चलो, तो मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया दे दिया कि डायरेक्शन वगैरह क्या होती हैं। ठीक है, अब हम समझ लेते हैं कूलॉम्स लॉ क्या कहता है। तो इसको तो हम बाद में देखेंगे। अब हम समझते हैं कूलॉम्स लॉ के बारे में। तो कूलॉम्स लॉ आपको बताएगा इस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है। चलो, किस पे डिपेंड करता है, कितना फोर्स लगेगा, इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी। चलो मैं फिर से बनाता हूँ वही अपने टू फेवरेट चार्ज। कौन कौन से थे बताइए, एक Q1 और एक Q2। एक मिनट। तो हमारे पास फिर से वही चार्ज हैं, एक Q1 है और दूसरा Q2 है, बीच का डिस्टेंस R है। मान लेते हैं कि दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है, चाहे वो अट्रैक्शन का हो या फिर फोर्स रिपल्सन का हो, उस फोर्स की वैल्यू कितनी है, F फोर्स है।
तो कूलॉम्स लॉ आपसे ये बोलता है कि जो फोर्स होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के। व्हाट इज मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? यानी कि साइन से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम फोर्स का क्या देख रहे हैं, मैग्नीट्यूड देख रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस के, जिसमें आपको साइन नहीं देखना है। तो आप मल्टीप्लाई कीजिए Q1 इंटू Q2, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दूसरा ये होता है कि दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, r। तो इस r के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। समझ आया? यही कूलॉम्स लॉ है। इसको मैं आगे बढ़ा दूंगा, कुछ एक फॉर्मूला डेराइव करवा दूंगा, फोर्स का अच्छा फॉर्मूला आपको मिल जाएगा। बट कूलॉम्स लॉ आपसे यही बोलता है, क्या बोलता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू चार्जेस is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। देखो डेफिनेशन में मैंने यही लिखा था, आप एक बार देख लें कि according to this law the force of attraction or repulsion between two charges directly proportional to product of their magnitude and inversely proportional to square of distance between them। फोर्स कैसा लगता है कि फोर्स एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट चार्जेस। भैया दोनों पॉइंट चार्जेस को आपने ज्वाइन किया तो जो लाइन होगी उस लाइन के अलोंग एक फोर्स लगेगा, चाहे अट्रैक्शन का हो या रिपल्सन का हो। फोर्स कैसा लगता है, अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो ये तो कूलॉम्स लॉ की बात आपको समझ में आ गई, क्या बताएगा फोर्स। मैं इसको थोड़ा बढ़ा देता हूं, मैं इनको कंबाइन करके लिखता हूं। तो मैं यहाँ पर फोर्स प्रोपोर्शनल मैंने लिखा, तो Q1 Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैंने ऊपर लिख लिया, और आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको नीचे लिख दिया। चलो ठीक है, ओके। अब आपको ये प्रोपोर्शनल का साइन तो बेकार लग रहा होगा, तो क्या करें भाई, प्रोपोर्शनल को हटा दो और क्या लगा दो उसकी जगह, इक्वल लगा दो। चलो आप बोल रहे हैं तो मैं लगा देता हूँ। तो मैंने प्रोपोर्शनल की जगह क्या लगा दिया, इक्वल लगा दिया। लेकिन प्रोपोर्शनल को हटा के इक्वल तो लगा सकते हैं, लेकिन एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसको क्या बोलते हैं, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। उस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को मैंने के मान लिया। चलो के मान लिया, बताऊंगा कि ये क्या होता है, समझेंगे, अभी आप के लगा दो। फिर बाकी बचा क्या हमारे पास, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो ये देखिए आपको एक फोर्स का बढ़िया फॉर्मूला मिल गया। तो ये देखिए फोर्स होता है के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। कूलॉम्स लॉ आपको बता रहा है कि टू चार्ज पार्टिकल के बीच में कितना फोर्स लगेगा, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर के इक्वल आएगा। इसमें Q1 Q2 होते हैं चार्ज, आर होता है डिस्टेंस, और क्या बचा हमारे पास के। तो के क्या होता है बताइए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। इसको कूलॉम्स कांस्टेंट भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ पर के क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, या फिर हम बोल सकते हैं कूलॉम्स कांस्टेंट। ओके। तो मैं के बारे में थोड़ी बात करूंगा यहाँ पर, क्योंकि आपको डाउट हो रहा होगा। जैसा कि मैंने बताया किसी भी मीडियम में ये चार्ज हो सकते हैं। अच्छा, तो यहाँ पर जो के है वो है कूलॉम्स कांस्टेंट या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। ये क्या है, फोर्स कांस्टेंट। चलिए ठीक है। अब के क्या है, तो के हमारे पास होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉरी, एप्सिलॉन नॉट ना करके मैं इसको एप्सिलॉन लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन एम। क्योंकि ये मीडियम की परमिटिविटी होती है। आपको डाउट आएगा एप्सिलॉन क्या होता है, मैं अलग से पढ़ाऊंगा परमिटिविटी के बारे में, लेकिन अभी आप समझ लो कि ये जिस मीडियम में आपने चार्ज रखे हुए हैं उस मीडियम की आपको रखना है परमिटिविटी। एप्सिलॉन एम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। 4 पाई को आप जानते ही हैं, तो के होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम मतलब परमिटिविटी ऑफ मीडियम। चलो इतना समझ आया होगा आपको। चलो कोई बात नहीं। अब मैं थोड़ा और इसके बारे में बात करता हूँ, के बारे में। तो जैसा कि आपने समझा कि हमारे पास जो के है, एक मिनट, तो ये जो हमारे पास के आया, तो के कितना आया, 1/4 पाई एप्सिलॉन एम, यानी कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम। बट मीडियम तो चेंज होता रहेगा,
मीडियम कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए कि अगर वैक्यूम की बात करें, फॉर वैक्यूम, अगर वैक्यूम वाले केस में हम देखें तो हम यहाँ पे रखते हैं वैक्यूम की परमिटिविटी, उसको लिखता हूं मैं एप्सिलॉन नॉट। दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको मैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी भी बोलता हूं। तो के को हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये किसके लिए होता है, वैक्यूम के लिए होता है, और वो किसी भी मीडियम के लिए है। अगर आपके चार्ज पार्टिकल वैक्यूम में रखे हुए हैं तो आपको वैक्यूम की रखना है परमिटिविटी, जिसको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी, और इसको डिनोट कैसे करेंगे, एप्सिलॉन नॉट से। तो यहां पर वैक्यूम के लिए एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है बताइए। तो यहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी एक वैल्यू होती है 9 × 10⁹ ये इसकी वैल्यू है। यूनिट भी बताऊंगा, इसकी यूनिट कैसे निकालते हैं समझेंगे, है ना। तो उससे पहले हम यहाँ पर एक चीज और देख लेते हैं कि जो एप्सिलॉन है इसकी एक वैल्यू होती है, मतलब वैक्यूम की परमिटिविटी फिक्स है, कितनी होती है, तो 8.85 × 10⁻⁻12 ये इसकी वैल्यू होती है, किसके लिए, वैक्यूम के लिए। दिस इज परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो वैक्यूम अगर मीडियम ले रहे हो तो आपके पास ये वैल्यू मिल जाती है 8.85 × 10⁻12। अब हमें ये समझना है कि इनकी यूनिट क्या लिखें। भाई यूनिट लिखना भी जरूरी है, तो यूनिट कैसे लिखें, उसके लिए आपको कूलॉम्स लॉ का फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो कूलॉम्स लॉ में आपको मैंने बताया था कि फोर्स इक्वल टू के को मैं क्या लिखूंगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन m, और यहाँ पे क्या आ रहा था, Q1 Q2/r²। तो इस फॉर्मूले को देखकर हम क्या बता सकते हैं, यूनिट बता सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। आपको बताओ किसकी यूनिट चाहिए, के की यूनिट चाहिए या परमिटिविटी की यूनिट चाहिए। देखो, अगर आपको के की यूनिट चाहिए तो यहां से आप देखिए के का फॉर्मूला बना सकते हैं। के का फॉर्मूला बनाए तो के को हम क्या लिख सकते हैं, के को लिख सकते हैं, देखो r² को इधर भेज दो तो ये हो जाएगा आपका FR², और ये आ जाएंगे अपॉन में, तो अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो, Q1 Q2 इसके अपॉन में आ जाएगा। मतलब मुझे अगर के की यूनिट पता करना है तो मैंने के का फॉर्मूला बना लिया, तो r² को यहाँ भेज दिया, फोर्स इंटू r², और ये Q1 Q2 पहुंच गया डिवाइड में। अब इसको देख के आप यूनिट बता सकते हो, कैसे भाई, फोर्स की यूनिट बोलो, फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। आर मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस की यूनिट होती है मीटर, लेकिन स्क्वायर लगा हुआ है तो क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर। अच्छा, Q1 चार्ज है, चार्ज की यूनिट कूलॉम होती है, तो Q2 भी तो चार्ज है, तो इसकी भी क्या होगी, कूलॉम, और कूलॉम इंटू कूलॉम कितना हो जाएगा, कूलॉम स्क्वायर। तो क्या समझ में आया, मतलब अगर आपको यूनिट पता करना है तो आपको क्या करना है, फॉर्मूला बना लेना है। किसी भी क्वांटिटी का आपको यूनिट पता करना है, उसका फॉर्मूला होना चाहिए। तो मैंने इसी कूलॉम्स लॉ से फोर्स का फॉर्मूला था मेरे पास, मैंने के का फॉर्मूला बनाया और यहाँ से मैंने यूनिट लिख दी। यूनिट क्या मिली मुझे, फोर्स की न्यूटन, r² की मीटर स्क्वायर, Q1 Q2 की कूलॉम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर, ये हो गई के की यूनिट। तो चलो ठीक है, के की यूनिट यहाँ रख लेते हैं। तो जो के की वैल्यू है वैक्यूम के लिए 9 × 10⁹, इसमें हम क्या लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। ये तो हो गई देखो यूनिट, किसके लिए, के लिए। लेकिन अभी भी जो परमिटिविटी की यूनिट बाकी है, तो या तो आप यहां से बना लो परमिटिविटी का फॉर्मूला, तो एप्सिलॉन को यहाँ भेज देना फोर्स की जगह पर, और फोर्स नीचे आ जाएगा। तो यूनिट क्या हो जाएगी, कूलॉम इंटू कूलॉम, कूलॉम स्क्वायर, और फोर्स की न्यूटन और r² की मीटर स्क्वायर। यानी कि मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, और कुछ ना करना हो तो इसका उल्टा कर देना, जो के की यूनिट होती है उसका रेसिप्रोकल कर दो, तो ये हो जाता है देखो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर। तो परमिटिविटी क्या होता है, कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी कि इसका जस्ट हमें क्या करना है, रेसिप्रोकल कर देना है। तो मैंने आपको के की यूनिट समझा दी। तो के हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन m, लेकिन वैक्यूम के लिए परमिटिविटी को एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, जिसकी वैल्यू आपको पता है, यूनिट भी आपको मालूम है। और वैक्यूम के लिए जो के की वैल्यू आती है, ये सब सॉल्व करने के बाद तो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलॉम स्क्वायर मिल जाता है। चलिए, तो यहाँ तक हमने समझा।
तो बताइए, ये यहाँ तक आपका कूलॉम्स लॉ कंप्लीट हो गया है। तो कूलॉम्स लॉ में बस यही था डेफिनेशन, ये तो मैंने समझाया था, बस बेसिक है आपका। कूलॉम्स लॉ आपको फोर्स बताएगा, फोर्स बिटवीन टू चार्ज पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। कंबाइन करने पर फोर्स का फॉर्मूला आ गया, के लिख दिया फोर्स कांस्टेंट, और यहाँ पर जो के की वैल्यू है हमारे पास वो कितना है, 1/4πε_m। चले, फिर मैंने आपको के बारे में और डीपली समझाया कि वैक्यूम वाले केस में के की वैल्यू कितनी होती है, परमिटिविटी क्या होती है। ओके, अब हम समझते हैं कि ये जो बात कर रहे हैं परमिटिविटी की, ये क्या चीज है ना। उससे पहले एक चीज और समझ लो, ये कूलॉम्स लॉ किस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है, कब आप इसको लगा सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहली कंडीशन कि ये जो कूलॉम्स लॉ है आप उसको पॉइंट चार्जेस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर पॉइंट चार्जेस, है ना। दूसरी बात यह है कि स्टेशनरी चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है, यानी कि चार्ज कैसा होना चाहिए, रेस्ट में होना चाहिए, तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर स्टेशनरी चार्जेस नॉट फॉर मूविंग चार्ज। इसके बाद अगली कंडीशन आती है कि इट इज नॉट वैलिड फॉर लार्ज डिस्टेंसेस। अब जैसे कि ग्रेविटेशनल का लॉ था, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो वो लगता है लार्ज डिस्टेंस में, जैसे कि सन है और हमारा अर्थ है, बहुत डिस्टेंस पर है, लेकिन फिर भी अपना फोर्स लगता है ना, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किसके लिए होता है, फॉर लार्ज डिस्टेंसेस के लिए होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, शॉर्ट रेंज का फोर्स होता है, तो लार्ज डिस्टेंस पे तो ये काम नहीं करने वाला। एक लास्ट इसकी एक कंडीशन और है कि डिस्टेंस लार्ज तो होना ही नहीं चाहिए, लेकिन डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम भी नहीं होना चाहिए। कितना कम, 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए। भाई क्यों, क्योंकि अगर 10⁻⁻15 मीटर से डिस्टेंस कम करोगे तो वहां पर एक नया फोर्स लगना स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो हम पढ़ेंगे एटम एंड न्यूक्लियाई के अंदर, इसके बारे में बहुत कुछ पढ़ेंगे। वहां पे कौन सा फोर्स लगता है, फिर न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और न्यूक्लियर फोर्स जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स माना जाता है नेचर का। तो अगर वो फोर्स लगेगा तो फिर इसकी वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि वो डोमिनेंट रहेगा फिर वहां पर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की कोई इफेक्ट नहीं बचेगा, क्योंकि वहां पर सिर्फ किसका इफेक्ट देखा जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स का इफेक्ट देखा जाएगा। तो ये वैलिड नहीं रहेगा फिर कूलॉम्स लॉ, समझ पाए। तो देखिए, तो इसकी 4 कंडीशंस हैं, पॉइंट चार्ज के लिए लगाना है, स्टेशनरी चार्ज में लगाना है, लार्ज डिस्टेंस में नहीं लगाना है, और डिस्टेंस को ज्यादा कम भी नहीं करना है, मतलब 10⁻⁻15 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं होना चाहिए, अदरवाइज वहां पर न्यूक्लियर फोर्स स्टार्ट हो जाएगा लगना, तो फिर ये न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेंट रहेगा, तो इसकी बात नहीं मानेंगे। तो कूलॉम्स लॉ समझा, कूलॉम्स लॉ में अप्लाई करने की कंडीशंस क्या होती हैं, तो अलग से क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपसे कि व्हाट आर दी कंडीशंस टू अप्लाई कूलॉम्स लॉ, तो आपको 4 कंडीशंस याद होना चाहिए। अब जो एक नया वर्ड आपको मिल रहा था कि इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, मैं देखो फिर से फॉर्मूला लिखूंगा, मैं बार बार लिखूंगा, आज इसी का दिन है। कूलॉम्स लॉ में जो फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला आया था वो आया था 1/4πε∨m, और यहाँ पे होता है Q1 Q2/r²। तो ये जो फोर्स का फॉर्मूला है ये आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, आपको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि जो फोर्स है और ये जो परमिटिविटी है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। देखो, फोर्स ऊपर आएगा और परमिटिविटी नीचे आएगी, तो दिस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मैं बताऊंगा क्या होती है, डेफिनेशन पे पहुंचेंगे अपन, लेकिन कुछ कंसेप्ट समझते हैं पहले कि ये जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और परमिटिविटी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। इसका मतलब आप समझते ही हैं, 12th क्लास में आ गए बच्चे। तो मीडियम की परमिटिविटी अगर इंक्रीज होती है तो ये फोर्स जो है वो डिक्रीज होता है, समझ पाए। मीडियम की जो परमिटिविटी अगर बढ़ा देते हैं तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जानी है, कम हो जानी है, मतलब। तो फिर परमिटिविटी सबसे कम किसकी होती है, वैक्यूम की होती है। तो जो एप्सिलॉन नॉट होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलोम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये जो वैल्यू होती है वो मिनिमम वैल्यू होती है। क्या होती है, मिनिमम, ये होती है मिनिमम वैल्यू, और ये किसके लिए होती है, वैक्यूम के लिए होती है, ये मिनिमम वैल्यू फॉर वैक्यूम। अगर ये वैल्यू मिनिमम है तो मैं ये कह सकता हूं कि फोर्स मैक्सिमम होगा,
तो वैक्यूम में यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कैसा हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। कहाँ लिखें, चलो यहाँ लिखते हैं। तो इसके लिए जो फोर्स होता है वो होता है मैक्सिमम। तो हमें समझ में आ गया कि वैक्यूम में परमिटिविटी मिनिमम होती है और फोर्स होता है मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा फोर्स, अगर दो चार्ज पार्टिकल फिक्स हैं, आपके बीच का डिस्टेंस भी फिक्स है, और आप उन्हें एक बार वैक्यूम में रखते हैं और एक बार किसी और मीडियम में रखते हैं, तो वैक्यूम वाला फोर्स आपको ज्यादा मिलेगा किसी दूसरे मीडियम से, क्योंकि दूसरे मीडियम में जाने से परमिटिविटी बढ़ जाएगी और फोर्स की वैल्यू कम हो जाएगी। तो यही तो काम होता है परमिटिविटी का। ये क्या करता है कि जो चार्जेस के बीच में फोर्स लग रहा होता है उस फोर्स को डिक्रीज कर देती है। क्या करती है, डिक्रीज। तो परमिटिविटी क्या है, तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, ये मीडियम की प्रॉपर्टी होती है कि जो अपनी खुद की फील्ड को बोलता है किस काम के लिए, कि भैया फोर्स को कम कर दो, कि चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स लग रहा है उसको क्या कर दो, डिक्रीज कर दो। तो किसी की परमिटिविटी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। ज्यादा होगी तो फोर्स को ज्यादा कम कर देंगे, वो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। और अगर परमिटिविटी कम है तो फोर्स थोड़ा बहुत कम हो पाएगा। तो क्या समझे, कुछ आया समझ में? तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम टू परमिट इट्स ऑन फील्ड टू डिक्रीज द इंटरेक्शन बिटवीन चार्ज। तो चार्ज के बीच का इंटरेक्शन यानी कि फोर्स, उसको क्या कर दें, डिक्रीज कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो यहां पर हमने ये समझा। तो देख लें एक बार, कोई डाउट हो तो बताएं। कैसे बताएंगे आप भाई, कमेंट कर देना, पता चल जाएगा। तो हमने यहां तक समझा। अब इसके आगे की कहानी समझते हैं। एक वर्ड होता है रिलेटिव परमिटिविटी। तो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी समझ गए, फोर्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, परमिटिविटी मिनिमम होती है वैक्यूम की, फोर्स मैक्सिमम होता है वैक्यूम में। किसी और मीडियम में जाएंगे तो परमिटिविटी जो है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा, और फोर्स की वैल्यू डिक्रीज होगी। ओके, अब समझते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी क्या है। ये भी बहुत बढ़िया टॉपिक है, रिलेटिव परमिटिविटी। तो सीधी सिंपल बात है कि किसी मीडियम की परमिटिविटी को डिवाइड कर दो वैक्यूम की परमिटिविटी से, तो आपको जो रेशियो मिलेगा उसको बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। क्या होती है, आप समझ गए कि रिलेटिव परमिटिविटी इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। और इसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो देखो मैं आपको बता दूं, किसी मीडियम की परमिटिविटी को मैं एप्सिलॉन एम लिख रहा हूं, और वैक्यूम की जो परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन नॉट लिख रहा हूं, और तीसरी बात जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसको मैं एप्सिलॉन आर लिख रहा हूं। ठीक है, और कई बार इसको कांस्टेंट मान के अपन के भी लिख देते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट मान के के लिख सकते हैं। अब चूंकि मैंने इसमें कूलॉम कांस्टेंट को के माना था, तो कोई कंफ्यूजन ना हो तो मैंने के नहीं लिखा, उसको दोनों सेम सेम लगते, मैंने एप्सिलॉन आर लिखा है। अब देखिए कि जो रिलेटिव परमिटिविटी होता है एप्सिलॉन आर, वो क्या होता है, रेशियो होता है किसका, परमिटिविटी ऑफ मीडियम और टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। तो बस इतनी सी बात करनी है आपको, बस हो गया, ये होता है। तो रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इतना सा तो नहीं होगा। चलो ठीक है, मैं कुछ और अच्छी बातें बताता हूँ आपको। देखो ये तो ठीक है, होता है, बट कुछ और भी समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास, अच्छा यहाँ से एक चीज और निकल के आएगी कि अगर कभी किसी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए अपन को, क्या चाहिए, किसी मीडियम की परमिटिविटी चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट को उधर ले जाओ, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी को मल्टीप्लाई कर दो एब्सोल्यूट परमिटिविटी से, तो आपको क्या मिल जाता है, मीडियम की परमिटिविटी मिल जाती है। अच्छा, अब मैं एक और बात बताता हूँ। एक नया फॉर्मूला बन के आएगा यहाँ से, कि अगर मान लो कि वैक्यूम में अगर दो चार्ज पार्टिकल रखे हैं तो फोर्स कितना लग रहा है, एफ नॉट लग रहा है। और वही दो चार्ज पार्टिकल, जैसे ये दो चार्ज पार्टिकल मान लें अपन अपने पुराने वाले, अपने फेवरेट Q1 और Q2 बीच का डिस्टेंस R, इन्हीं दोनों चार्ज पार्टिकल को हमने एक बार कहाँ रखा हुआ है, किसी मीडियम में रखा हुआ है, तो फोर्स कितना लगेगा, Fm लगेगा। ओके, ठीक है, तो ये फोर्स लग जाएगा। इसको अलग से करें, इसी में कर दें, चलो इसको न्यू स्लाइड पे करता हूँ मैं। इसको हटाते हैं यहाँ से, और ये जो मैं कुछ नया फॉर्मूला बनाने जा रहा हूँ उसे अपन करते हैं न्यू स्लाइड से।
चलिए न्यू स्लाइड पे आ जाओ। तो यहाँ पर मैं फिर से वही दो चार्ज पार्टिकल है हमारे पास, Q1 Q2, डिस्टेंस R है। एक बार इनको वैक्यूम में रखा, सेम चार्ज सेम डिस्टेंस पर, तो फोर्स मिला मान लो F0। फिर एक बार हमने इन दोनों को रखा किसी और मीडियम में, तो वहां पे फोर्स मिला Fm। अच्छा, फोर्स तो निकालना आता ही है, कूलॉम्स लॉ लगाइए। तो कूलॉम्स लॉ होता है देखो 1/4 पाई, और चूंकि वैक्यूम में रखा है तो यहाँ पे किसकी रखेंगे, परमिटिविटी वैक्यूम की रख देंगे। बाकी आपको पता ही है कि Q1 Q2/R²। अच्छा, ये तो हो गया वैक्यूम का। अब मुझे किसी मीडियम का फोर्स निकालना है। तो बेटा मीडियम का फोर्स निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 1/4 पाई, और आपको रखना पड़ेगा मीडियम की परमिटिविटी, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ, एप्सिलॉन m। तो ये हो गई मीडियम की परमिटिविटी। बाकी आपके पास क्या है, Q1 Q2/R²। ये तो है ही। चेंज किसका है, वैक्यूम के लिए मैंने क्या रखा, वैक्यूम की परमिटिविटी, और मीडियम में क्या रखा, मीडियम की परमिटिविटी। कुछ कट जाएगा बिल्कुल, देखो। तो 4 पाई से आप इस 4 पाई को कैंसिल करें, और Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल होगा, और R² से R² कैंसिल होगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, ये। अब ये जो है रेसिप्रोकल होकर ऊपर पहुंच जाएगा, और ये तो पहले से ही नीचे था। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि εm/ε0, यानी कि सॉल्व करने पर ये आ गया। ये कोई जाना पहचाना नहीं लग रहा। परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम रेशियो है ये तो शायद हम इसको बोल रहे थे रिलेटिव परमिटिविटी। क्या बोल रहे थे, रिलेटिव परमिटिविटी। तो यहां से एक और फॉर्मूला निकल के आया। तो रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला जो आपने पहले पढ़ा हुआ है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम का रेशियो, वो तो है ही, लेकिन इसका एक फॉर्मूला और आ गया। कौन सा, कि फोर्स इन वैक्यूम अपॉन फोर्स इन मीडियम। अगर इनका भी आप अगर रेशो निकाल लेते हैं तो वो भी किसके इक्वल होगा, बताइए, रिलेटिव परमिटिविटी के इक्वल होगा। अच्छा, इस नए वाले फॉर्मूले से मैं ये बोल सकता हूं कि रिलेटिव परमिटिविटी निकालना है तो वैक्यूम वाले फोर्स को डिवाइड कर दीजिए मीडियम वाले फोर्स से। कर सकते हैं। यहां से कभी आपको जैसे किसी मीडियम का फोर्स निकालना हो तो आप क्या करेंगे, वैक्यूम वाले फोर्स को डिवाइड कर देंगे रिलेटिव परमिटिविटी से। तो ये आपको मिल जाएगा, बताइए क्या, किसी मीडियम में फोर्स मिल जाएगा। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, देखना आप, कभी जरूरत पड़ जाए आपको किसी भी मीडियम में दो चार्ज पार्टिकल के बीच का फोर्स निकालना है, तो आप क्या कर सकते हैं, वैक्यूम में जितना फोर्स लग रहा था उसको रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड करना है। ध्यान रखना, गलती नहीं करना है, परमिटिविटी से डिवाइड नहीं करना है, किससे डिवाइड करना है, रिलेटिव परमिटिविटी से डिवाइड कर देना है। तो आपको मिल जाएगा फोर्स इन एनी मीडियम। तो किसी भी मीडियम में आपको ये फोर्स मिल जाएगा। चलिए, तो यहां तक समझ आया आपको, देखें कोई डाउट हो तो मैंने अभी तक आपको समझाया कि कूलॉम्स लॉ क्या है ना। कूलॉम्स लॉ समझा हमने, कूलॉम्स लॉ से जो फोर्स का फॉर्मूला आया वो समझा, उसमें के क्या होता है, यूनिट क्या है, परमिटिविटी की वैल्यू, कंडीशन क्या होती है कूलॉम्स लॉ की, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है, ओके, और रिलेटिव परमिटिविटी का फॉर्मूला। फिर एक फोर्स वाला फॉर्मूला भी होता है रिलेटिव परमिटिविटी का, वो भी समझा दिया। और किसी मीडियम में फोर्स निकालना हो तो वैक्यूम वाले फोर्स को डिवाइड करते हैं रिलेटिव परमिटिविटी से, तो किसी भी मीडियम में आपको फोर्स की वैल्यू मिल जाती है। चलिए, तो यहां तक हमने समझा, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर कंप्लीट होता है। कूलॉम्स लॉ हमने समझ लिया है। अब एक अगला लेक्चर आएगा जिसमें पढ़ाऊंगा कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर कुछ और लेक्चर लेकर आएंगे टॉपिक वाइज। मैंने टॉपिक वाइज आपको समझाया, टॉपिक वाइज मैं न्यूमेरिकल भी लेकर आऊंगा, एक कूलॉम्स लॉ के न्यूमेरिकल, तो न्यूमेरिकल्स ऑन कूलॉम्स लॉ। तो वो अपन कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे ताकि हमें जो पढ़ लिया है वो उसको अप्लाई करना सीख जाएं, और अच्छे अच्छे से समझ आएगा। फिजिक्स को अगर समझना है, कोई टॉपिक समझना है, तो न्यूमेरिकल करना जरूरी है, ठीक है ना। तो न्यूमेरिकल करने से क्या होता है, वो कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर होता है, फिर कभी हम भूलते नहीं हैं, तो सारी बातें क्लियर हो जाती हैं। तो हम कुछ लेक्चर्स लेकर आएंगे। अगला लेक्चर आएगा अपना कौन सा, कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, और उसके बाद फिर मैं कूलॉम्स लॉ के कुछ न्यूमेरिकल्स के लेक्चर लेकर आऊंगा।
तो एक लेक्चर में 4-5 न्यूमेरिकल्स हम देखेंगे ताकि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आ जाए। तो ठीक है, फिर इस लेक्चर को करते हैं यहीं पे एंड, और थैंक यू।